नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं विशेष प्रकार के क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार पूर्ण रूप से आपसे वादा करता है कि जो भी हम मैटर देते हैं वो स्तरीय होता है, और तभी डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार इतने ज्यादा सिलेक्शन दे पाता है। दूसरी चीज, आपने ये भी देखा कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी की, तो आपने देखा कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो टॉप की स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन हुआ, वो चाहे फर्स्ट रैंक हो एमपी की, अगर हम बात करते हैं तो वो चाहे फर्स्ट रैंक हो, चाहे फोर्थ रैंक हो, चाहे सिक्स्थ रैंक हो, ये जो टॉप की तीन रैंकें थी, ये डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के ही मित्रों की है। इनमें जो फर्स्ट रैंक है, आपका सिलेक्शन झारखंड में भी हुआ है, और आपका सिलेक्शन बीपीएससी, 3 जगह सिलेक्शन डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के पहले मित्र ने लिए हैं। हमारी बात भी हुई थी परसों, तो मैं तो उनसे यही कह रहा था कि झारखंड ही ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सैलरी का बहुत बड़ा अंतर है वहाँ झारखंड में, और प्रॉपर पे कमीशन लगता रहता है, तो ये इस वजह से। और तो हमने कहा जो वेटिंग वाले हैं, चाहे वो बीपीएससी हो और चाहे वो आपका एमपी हो, फर्स्ट रैंक है तो सेकंड वाला बेचारा फर्स्ट हो जाएगा। तो ये है, तो टॉपर जितने बच्चे आ रहे हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के आ रहे हैं, और हम अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार ने 300 मित्रों को अभी तक जॉब दिलाई है। टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, और एकलव्य वाला हो, या फिर जितने भी रिजल्ट आए, बीपीएससी आए, लगभग 20 लड़के हुए बीपीएससी में, झारखंड का हो, एमपी में तो अभी रिजल्ट आया। तो आप हमारा, जो आपको विश्वास ना हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उस ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से, तो उससे एक बेनिफिट होगा। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब का, उस पर उसका लिंक दिया है, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ नई नई अपडेशन होगी, जितने लड़के सिलेक्ट होते हैं सब वहाँ आपको बच्चे मिलेंगे सिलेक्ट वाले। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अक्सर हमारे जो पुराने मित्र हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो सारे जवाब दे देते हैं। ये हमारा लोगो है। आज ही हमें ज्वाइन करें, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और क्रिएट अकाउंट पर जाएं, नया अकाउंट बनाएं, और उसके बाद हमारे जो बैच है टीजीटी पीजीटी का, ओनली टीजीटी और पीजीटी का 799 का है, एलटी टीजीटी पीजीटी का 1199 का है, बीपीएससी जीआईसी केवीएस एनबीएस का 1099 का, और प्रैक्टिस सेट जो बैच है वो ओनली 499 का, जो कंप्यूटर या लैपटॉप से आप अपनी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, और वो तुरंत आंसर आपको बताएगा कितने आपके सही हुए। तो आज ही जुड़िए हमारे साथ, और अधिक जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, या हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आज ही जुड़िए। और मैं आप वो भी बता दूं कि अभी एक नई सूचना सर्कुलेट हुई। सूचना सर्कुलेट ये हुई कि एग्जाम कब होगा, तो मैं बता दूं 5 से 6 माह का समय लगेगा यूपी के टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होने में। जो आयोग गठित हो रहा है, तो आयोग हलवा नहीं है, ये राजनीतिक पोस्टें हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो यानी अध्यक्ष हो, चाहे मेंबर्स हो, सारे राजनीति के जो धुरंधर होते हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े होते हैं मगर राजनीति करते हैं, उन्हीं का चयन होता है। तो फिर लंबी लंबी जुगाड़े लगाई जाएंगी, कोई केंद्रीय मंत्री से लगा रहा है, कोई मुख्यमंत्री से लगा रहा है, तो इस तरह से उनमें भी टाइम लगेगा। फिर उसके बाद 2-2.5 महीने मीटिंगें आपस में होंगी, तब जाकर कहीं एग्जाम का होगा। 4-5 महीने का समय है, आज से ही लग जाइए, अभी से ही मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। देखिएगा, जब आपकी तैयारी, हमारे साथ जैसे मित्र जुड़े थे ये फर्स्ट रैंक वाले एमपी के, तो देखिए झारखंड में भी आपका हुआ, आपका बीपीएससी में हुआ, 3 जगह उन्होंने नौकरी पाई। तो एक जब तैयारी हो जाएगी, आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे, तैयारी हो जाएगी, तो जॉब आपके पीछे पीछे चलेगी, जहां आप एग्जाम देंगे वहां आपको जॉब मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये क्वेश्चन एक्चुअली में मैं आपको बता चुका था, पूरा रिकॉर्डिंग होने के बाद पता लगा कि हमने वीडियो की सेटिंग नहीं की, और हमारा पूरा जो चेहरा था वो आता गया, और बोर्ड पे आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था। तो वो ऐसा होता है कि फिर पुनः उस चीज को पढ़ाना, तो फिर मजा नहीं आता। जब एक बार आप पढ़ा चुको फिर वही चीज को पढ़ाओ, तो ये हमसे अक्सर गलती हो जाती है सेटिंग एटिंग करने में, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये कहता है,
स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड, जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहता है, या आप ऐसे पूछ सकता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतु व्यवहार का अध्ययन करते हैं या एनिमल बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं? पहला कहता है एंटोमोलॉजी। देखिए एंटोमो शब्द जहां लगाओ समझ लो कीट विज्ञान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कीट विज्ञान की बात कर रहा है। तो जो एमएससी लोग जूलॉजी से करते हैं, जूलॉजी से जो एमएससी करते हैं वो स्पेशल पेपर होता है एंटोमोलॉजी, वो एक पेपर चूज कर सकते हैं, या एग्रीकल्चर में लोग एमएससी करते हैं वो एंटोमोलॉजिस्ट करते हैं। इथनोबायोलॉजी क्या होता है? इथनोबायोलॉजी का मतलब ये होता है कि इसमें हम जीवों के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का भी अध्ययन करते हैं और वो किस प्रकार से कम्युनिटी से रिलेट है उसका अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी, देखिए इथोस माने ये ग्रीक शब्द से बना है, ग्रीक के इथोस शब्द से बना है। किससे बना? इथोस। और इथोस माने होता है हैबिट। क्या होता है? हैबिट या व्यवहार। तो और लॉजी माने क्या होता है? तो लोगस से बना, और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, अर्थात हम व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? इथोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of genetic disease cystic fibrosis is? So cystic fibrosis है वो किस प्रकार का रोग है? तो यहां कभी कभी ऐसे सिस्टिक फाइब्रोसिस से यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है या नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर है। एक तो ये यहां से क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा यहां ऑप्शन दिया हुआ है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, लिंग संलग्न प्रभावी है, ऑटोसोमल प्रभावी है, या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये किस प्रकार का रोग है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा पढ़ा भी दिया था, ये हमने पढ़ाया था। तो हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की। थोड़ा सा पेन चेंज कर लें, पेन का कलर, तो थोड़ा सा पढ़ने में सुविधा रहेगी। यहाँ देखें पेन के कलर, वायलेट ले लेते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात हमने की थी। हमने कहा था मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक आता है जीन म्यूटेशन ऑफ ऑटोसोम। हमारी बॉडी में ऑटोसोम कितने होते हैं? तो टोटल क्रोमोसोम 23 जोड़ी होते हैं, 23 पेयर होते हैं, और उनमें से 22 जो पेयर होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। ए से व्यक्त करते हैं हम ऑटोसोम को। इन 22 जोड़ी में से म्यूटेशन, तो आप सब जानते हैं म्यूटेशन क्या होता है, जिसे उत्परिवर्तन बोलते हैं। सडनली जीन में होने वाला जो चेंजमेंट है, या अचानक जीन में जो होने वाला परिवर्तन है, उसे हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है रिसेसिव, एक होता है डोमिनेंट, अप्रभावी और प्रभावी। तो अगर हम अप्रभावी की बात करें, यहाँ एक शब्द देखना, ऑटोसोमल रिसेसिव, रिसेसिव की बात करते हैं। अप्रभावी, ऑटोसोम में अप्रभावी म्यूटेशन होता है, उससे रोग कौन कौन से होते हैं ये हम इसलिए क्वेश्चन तो वो एक है, वो केवल टिक करने वाला क्वेश्चन है, आपका सही हो जाएगा। मगर सिस्टिक फाइब्रोसिस के अलावा अगर वहां उसने दूसरा कोई शब्द रख दिया, एल्केप्टोन्यूरिया दे दिया, एल्बोनिस दे दिया, टाई सचेस डिजीज दे दिया, या सिकल सेल एनीमिया दे दिया, या और कुछ दे दिया, फिर आप सॉल्व कैसे करेंगे? इसलिए थोड़ा सा हम उसका हिस्ट्री और इस रोग से संबंधित कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा जरूर करेंगे। तो पहला आता है इसी में, ऑटोसोमल रिसेसिव में आता है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है? जब व्यक्ति टॉयलेट करता है तो वो हवा के संपर्क में आते ही काला हो जाता है। क्यों होता है ये सब वीडियो में बताया, बहुत लंबा हो जाएगा। इसको जो डिस्क्राइब किया था वो गैरेट ने किया था। किसने किया था? गैरेट ने 1908 में। एक नंबर का क्वेश्चन है कि किसने डिस्क्राइब किया था एल्केप्टोन्यूरिया? गैरेट ने। एक होता है एल्बोनिज्म। एल्बोनिज्म में क्या होता है? बॉडी का जो कलर होता है, जब पैचेस आ जाते हैं ना व्हाइट व्हाइट, पूरी बॉडी सफेद हो जाती है, यानी हमारा पिगमेंट मेलानिन खत्म हो जाता है। तो वो किस एंजाइम की कमी से होता है? एक नंबर का क्वेश्चन है। टायरोसिनेज एंजाइम एब्सेंट होता है जब बॉडी में टायरोसिनेज, तो हमारी बॉडी एल्बोनिज्म हो जाती है, सफेद पड़ जाती है। ठीक है, ये भी कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन के कारण एल्बिनिज्म हो रहा है, एल्केप्टोन्यूरिया हो रहा है, टाई सचेस डिजीज हो रहा है। टाई सचेस डिजीज को टीएसडी बोलते हैं, डिफेक्ट ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये किसके कह सकते हैं इफेक्ट या प्रभाव के कारण होता है? तो हमारा लिपिड जो मेटाबॉलिज्म है, लिपिड का जो उपापचय क्रिया है, उसमें डिस्टरबेंस है, ये रोग होता है। इसमें होता क्या है? जो
फैटी सब्सटेंस होते हैं या फैटी हमारे पदार्थ में जो फैटी पदार्थ होते हैं वो सब जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेन की सेल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसे टाई सचेस डिजीज के नाम से जानते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है तो आप सब जानते हैं कि इसमें जो हमारी आरबीसी हो जाती हैं वो हसीए के आकार की हो जाती हैं। हसीए के आकार के कारण ये ऑक्सीजन का प्रॉपर प्रवाह नहीं कर पाती, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाती हैं। इसमें नॉर्मल जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है, अर्थात जो अमीनो एसिड होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है। और जो जिसके लिए जो कोडान जिम्मेदार है, ट्रिपलेट कोडान आपने पढ़े होंगे, ट्रिपलेट कोडान सीटीसी है, इसमें जो टी है वो रिप्लेस हो जाता है ए के द्वारा, एडनिन के, थायमिन एडनिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही ये सीएसी करेंगे, जैसे ही एडनिन थायमिन की जगह एडनिन हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, एडनिन हो जाता है तो ये वैलिन बनने लगता है। और वैलिन के कारण जो हमारी हीमोग्लोबिन है और जो हमारा आरबीसी है वो हसीए के आकार का हो जाता है। तो वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस होता है। एक तो ये हो गया। तो कौन कौन से रोग हुए? सिकल सेल एनीमिया, टाई सचेस डी, एल्बिनिज्म और एल्केप्टोन्यूरिया, ये हुए। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है क्रोमोसोम 7 में, क्रोमोसोम 7, कौन सा नंबर क्रोमोसोम? अच्छा ये वाला एक और देख लीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया कौन से क्रोमोसोम में चेंजेस होते हैं? तो ये जो इसका क्रोमोसोम चेंजेस होता है, इसका क्रोमोसोम 11, क्रोमोसोम 11, ध्यान रखिए ये 11 में होता है। और ये ऑटोसोम के 7वें क्रोमोसोम में चेंजेस से होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें 70% केसेस में जो हमारे कोडान्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। क्या होता है? 70% केसेस में जो हमारे कोडान होता है विशेष वो डिलीट हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये पैंक्रियाज में सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। किसमें हो जाता है? पैंक्रियाज जो है हमारा उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। समझ में आ गया? ये रोग हम इसलिए बताए कि यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मतलब झड़ लगाकर क्वेश्चन बनते हैं। तो जब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसका हमने इसलिए आपको एक रफली चीजें दे दी हैं जिससे एक क्वेश्चन सेट हो जाए। तो ये क्या करा, ऑटोसोमल रिसेसिव, यही तो आया, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यहां हम लगाएंगे ऑप्शन बी, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार का आनुवंशिक बीमारी है? ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। यही सिस्टिक फाइब्रोसिस की जगह एल्केप्टोन्यूरिया दे दे, एल्बिनिज्म दे दे, टाई सच डिजीज दे दे, सिकल सेल एनीमिया दे दे, तो आप ऑटोसोमल रिसेसिव को ही टिक करेंगे। यहां क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है उसमें कौन से नंबर के क्रोमो ऑटोसोम में डिस्टरबेंस होता है? तो 7 नंबर में होता है। आपसे पूछ दे सिकल सेल एनीमिया का कौन सा क्रोमोसोम में डिस्टरबेंस होता है? 11 नंबर के क्रोमोसोम में डिस्टरबेंस होता है। आपसे पूछ सकता है कि उसमें कौन सा अमीनो एसिड बन जाता है सिकल सेल एनीमिया में? तो वैलिन बन जाता है। आपसे पूछ सकता है कौन सा आपका कोडान जो है उसमें से कौन सा बोलेंगे क्षार या बेस चेंज हो जाता है? तो थायमिन एडनिन में चेंज हो जाती है। देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपसे निकल रहे हैं। एल्बिनिज्म में पूछ सकता है कौन सा एंजाइम की कमी से एल्बिनिज्म होती है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं, वहां से हमने 20 क्वेश्चन निकला हुआ है और जो पूछे गए देखना अभी इससे एक और आगे क्वेश्चन आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन विच टाइप ऑफ करेक्टर, मनुष्य के शरीर की लंबाई किस प्रकार का लक्षण है? तो देखिए मनुष्य की लंबाई हो गई, ध्यान रखना लंबाई हो गई, कहा दिया है विच ह्यूमन हाइट, ह्यूमन हाइट हो गया, और देखिएगा स्किन का कलर हो गया, और देखिएगा इंटेलिजेंस हो गया, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता, ये सब जो हैं, ये जितने के जितने हैं ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स या संख्यात्मक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। यानी जितने ज्यादा जीन्स होंगे उतने ज्यादा
प्रभावी होंगे, या जितने ज्यादा इसके लिए एलील्स होंगे वो करेक्टर उतना प्रभावी होगा। जितने एलील्स होंगे स्किन का कलर उतना डार्क होगा, जितने एलील्स कम होंगे स्किन का कलर उतना साफ होगा। उसी हिसाब पर हाइट पर है, जितने ज्यादा एलील्स होंगे उतनी हाइट लंबी होगी, एलील्स कम होंगे हाइट कम होगी। तो ये किस पर है? संख्यात्मक लक्षण है। जितने एलील्स की जितनी संख्या होगी उतना वो करेक्टर प्रभावी होगा, जितने एलील्स कम होंगे वो करेक्टर उतना अप्रभावी होगा। टीपीएन स्टैंड्स या टीपीएन का अर्थ क्या है? बताइए भाई, टीपीएन का अर्थ क्या है? तो टीपीएन का अर्थ होता है ट्राई फास्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? ट्राई फास्फोपाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज फॉर पैसिव इम्यूनिटी वाज अवॉर्डेड बाय। इनमें से देखिए दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक होती है डोमिनेंट यानी प्रभावी, एक होती है पैसिव। पैसिव जो इम्यूनिटी के लिए जो कार्य किया उसमें वो कौन सा वैज्ञानिक है जिसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया या नोबेल प्राइज दिया गया? वो थे एमिल वॉन बेहरिंग। कौन थे? एमिल वॉन बेहरिंग। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? टीके की खोज की थी। वॉक्समैन ने क्या किया था? वॉक्समैन ने एंटीबायोटिक शब्द दिया था। क्या दिया था? एंटीबायोटिक को शब्द दिया था। और क्या किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की। किससे? पेंसिलियम नोटेटम से। और जो क्राइसोजिनम है उससे व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, चाहे पीजीटी के इंटरव्यू में पूछा गया हो, लेक्चरर के, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछा गया हो। ये क्वेश्चन आया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किससे पेंसिलिन को आइसोलेट किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब चूंकि 2 साल के लगभग हो गया तो इतना याद नहीं है। तो चाहे लेक्चरर वाले में पूछा गया इंटरव्यू में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्टशिप बिहेवियर इज ए फॉर्म ऑफ। अनुरंजन व्यवहार एक प्रकार। देखिए कोर्टशिप बिहेवियर क्या होता है? जैसे जानवर हैं, उनको सेक्स नहीं सिखाना पड़ता है। आपके यहाँ बकरा बकरी है या जानवर है, भैंसा है या बैल है या जो भी अन्य है, चिड़िया है, पक्षी है, जो भी है, उनको सेक्स सिखाना नहीं पड़ता कि बेटा सेक्स कैसे करना है। ये नेचुरल प्रोसेस है। कैसी है? नेचुरल, मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न में होता है। तो ये कैसा है? तो ये हम आपको बता दें, 101 का सही होगा सी। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, बिल्कुल एक ही तरीके से होता है। जैसे उसके माँ बाप करते थे वैसे बच्चे करते हैं, वैसे वैसे करते हैं, और इसको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। मनुष्यों में तो थोड़ा सा ये है कि इधर उधर से सुनते हैं बच्चे और बिगड़ते हैं, मगर जानवरों में नहीं होता। जानवर ऑटोमेटिक वो कैसे करना है, एक्चुअली में करना कैसे है। अलग अलग जो एनिमल्स है उनका करने का तरीका अलग होता है, और कोई बैठ के कर रहा है, कोई ऐसा आपने देखा होगा। ये तो बहुत ज्यादा वैसा विषय भी नहीं है। तो वो सब क्या है? तो फिक्स्ड पैटर्न होता है, जिस तरह से वो होता है वैसे वो फिक्स्ड पैटर्न में आएगा। तो ये कोड से बिहेवियर कैसे रिझाना है। देखना, जैसे मोर होती है वो जो होती है वो नाचता है तो अपनी फीमेल को रिझाने के लिए, और बहुत सारे पक्षी होते हैं तो अपना मतलब गर्दन को फुला लेते हैं, विशेष प्रकार की आवाज निकालते हैं तो अपनी फीमेल पार्टनर को रिझाने के लिए। मंकी में जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वही मतलब काफी के साथ सेक्स करता है, बकाया को चांस नहीं मिलता। कुत्तों में भी वही होता है, जो सबसे प्रभावी होता है, सब मार के हटा देता है, तो वो होता है। अब अकेला हो तो नहीं बात बता रहे, झुंड में होते हैं तब की बात बता। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक वेक्टर। निम्नलिखित में से आनुवांशिक वाहक है। इनमें से आनुवांशिक वाहक कौन है? जेनेटिक वेक्टर कौन है? जेनेटिक वेक्टर क्या होते हैं? जो जीन्स को एक जीव से दूसरे जीव में ले जाते हैं उनको वेक्टर या वाहक के नाम से जानते हैं।
क्या करते हैं, जो एक को दूसरे में ले जाते हैं उसको हम वाहक के नाम से जानते हैं। कॉस्मिट भी एक प्रकार का वाहक है, फेज का भी प्रयोग करते हैं, बैक्टीरियोफेज का। प्लाज्मिड्स भी एक प्रकार का जेनेटिक वेक्टर है। तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑल ऑफ दीज। ये आप बायोटेक्नोलॉजी में जब हमने आपको पढ़ाए वेक्टर, वहां आपको ये पढ़ने को थ्योरी में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कनेक्शन विथ जेनेटिक इंजीनियरिंग? इनमें से किसका संबंध जनन अभियांत्रिकी से है? इनमें से प्राय किसका संबंध जेनेटिक या जेनेटिक इंजीनियरिंग से है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? जीन्स या फिर डीएनए या फिर आरएनए, यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहता है गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस में तो अपना डीएनए ही नहीं होता है, तो पहले ही खत्म हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है मगर इसका यूज नहीं करते हैं। प्लाज्मिड, बिल्कुल, इसमें से जो प्लाज्मिड होता है, और प्लाज्मिड क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में मेन क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त भी कुछ डीएनए गोल पाए जाते हैं जिनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या कहते हैं? जिनको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। इन्हीं प्लाज्मिड में से जो जीन्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, सॉरी, एक जीव से दूसरे जीव में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। इसको कट करके यहाँ फॉरेन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, वो फिर लंबी कहानी है, तो उनको प्लाज्मिड कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का सबसे ज्यादा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्थियोस्टेगा हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ बोथ फिश एंड एम्फीबियंस इज फाउंड इन। कहता है इक्थियोस्टेगा जो है, जिसमें मछली तथा उभयचर दोनों के गुण पाए जाते हैं, यह जीव प्राय कहाँ पाया जाता है? तो यह जीव प्राय ग्रीनलैंड में पाया जाता है फॉसिल्स के रूप में। कहाँ पाया जाता है? ग्रीनलैंड में फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन हम बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these is hunted for the soft fur on its belly? इनमें से कौन से जीव का शिकार उसके पेट पर उगने वाले मुलायम बालों के लिए किया जाता है, और उससे विभिन्न प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाता है, महंगे कपड़ों का? तो वो कौन सा जीव है जिसके फर मारते हैं, उसका मतलब शिकार करते हैं, और उसके जो फर होते हैं उनका प्रयोग हम करते हैं गर्म कपड़े बनाने में, और काफी महंगे रेट पे बेचते हैं? वो कौन सा है? तो हम यहां जो सही करेंगे वो है चीरू। कौन है? चीरू। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इज नोन एज। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है दर्द होना, जलन होना। इन्फ्लामेशन मतलब दर्द और जलन होना। प्राय किसके जॉइंट पर, गांठों पर? यहाँ जैसे ये हमारे गांठ है, ये आप गांठ देख रहे हैं, ये गांठ देख रहे हैं, ये गांठ देख रहे हैं, ये गांठ देख रहे हैं, और ये गांठ देख रहे हैं, पैरों की गांठें हैं। तो इसमें प्राय क्या होता है कि यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है। हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड बनता है वो प्राय टॉयलेट के द्वारा बाहर निकल जाता है। मगर जब यूरिक एसिड पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता है तो हमारे जॉइंट्स में वो इकट्ठा होता है और एक क्रिस्टल का रूप ले लेता है। और जब क्रिस्टल का रूप लेता है तो जॉइंट सब ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो वहां जो क्रिस्टल होते हैं उस पे वो रगड़ खाता है, तो स्वेलिंग आ जाती है, गांठें फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, और मूव करने में दर्द बहुत होती है। तो यूरिक एसिड के जमाव से कौन सा रोग होता है? तो उसे गॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हम सही करेंगे, गॉट। टेटनी क्या होता है? टेटनी क्या होता है? टेटनी का जो बैक्टीरिया होता है, तो वो टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है उससे क्या होता है, हमारे जो जा और ये लॉक हो जाते हैं, टेटनस रोग हो जाता है। आर्थराइटिस क्या होता है? हड्डियों में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मूवमेंट में दिक्कत होता है, उसे आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। पेशी दुष्पोषण का मतलब क्या होता है? पेशियों का सही से काम ना करना। तो यहां चूंकि उसने एक शब्द यूज किया था, यूरिक एसिड क्रिस्टल जब जमा हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? गॉट रोग होता है। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। करेक्टली मैच द एनिमल विद देयर लार्वल फॉर्म्स।
सही जंतु व उनके लार्वा को हमें लोगों को जोड़ना है। तो देख लेते हैं टीनिया में टीनिया सोलियम जो पाया जाता है जिसे फीता क्रम बोलते हैं, उसमें हेक्साकैंथ लार्वा पाया जाता है। और ये होता क्या, गोल होता है और 1 2 3 और ये इस तरह से 6 कंटिकाएं पाई जाती हैं जिसको हेक्साकैंथ लार्वा के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है कि जो सुअर होता है उसके मांस को करता है, जो लोग खाते हैं तो उनमें ही चला जाता है हेक्साकैंथ लार्वा। फिर आता है इफायरा लार्वा। इफायरा लार्वा ऑरिलिया में पाया जाता है। ऑरिलिया कहाँ है, ये इफायरा लार्वा ऑरिलिया में। एस्टेरियस यानी जो स्टार फिश होती है उसमें बाइपिनेरिया लार्वा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बाइपिनेरिया लार्वा देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें पैलिन्यूरस की, पैलिन्यूरस में क्या होता है, पैलिन्यूरस में प्रायः फैलोसोमा लार्वा पाया जाता है। स्क्विला में प्रायः एलिमा लार्वा पाया जाता है। ये क्रम प्रायः इनका सही है। फोर्थ में कौन सा सही होगा, ए। फर्स्ट में बी, फर्स्ट में बी सही किया हमने, सेकंड में ए सही किया, थर्ड में ई, थर्ड में ई हमने सही किया। हाँ यही है, यही ए नंबर को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैंसर ऑफ मैमेंट्री ग्लैंड इज कॉल्ड एज। जो मैमेंट्री यानी जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनमें कैंसर हो जाता है, खासकर महिलाओं को देखा होगा उनमें गांठ पड़ जाती है मैमेंट्री ग्लैंड में, और बहुत सी गांठें पड़ जाती हैं। अगर टाइम से नहीं दिखाया तो पता लगा वो कार्सिनोजिनस होता है, तो डॉक्टर बायोप्सी कराता है, उससे चेक करता है कि कैंसरस तो नहीं है। तो कहता है जो मैमेंट्री ग्लैंड में गांठें पड़ जाती हैं और वो कैंसरियस होती हैं या कैंसर का रूप ले लेती हैं, उस प्रकार के कैंसर को हम किसके नाम से जानते हैं। तो उस प्रकार के कैंसर को प्रायः हम किसके नाम से जानते हैं, बताइएगा। तो उसको प्रायः कार्सिनोमास के नाम से जानते हैं। वो चाहे स्किन का कैंसर हो, ध्यान रखना, वो चाहे स्किन का कैंसर हो, मैमेंट्री ग्लैंड का कैंसर हो, कार्सिनोमास के नाम से जानते हैं। सार्कोमास क्या होता है, हड्डी का जो कैंसर होता है, या बोन कैंसर हो या लिम्फ का कैंसर हो, सार्कोमास के नाम से जानते हैं। और ल्यूकेमियास के नाम से जानते हैं, जो हमारे ब्लड का कैंसर होता है उसको जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। कौन सी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिचिसिन, कोलिचिसिन इन्फ्लुएंस, कोलिसिन प्रभाव डालता है। तो हम आपको बता दें जो कोलिसिन होता है, जो हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन में जो मेटाफेस स्टेज होती है वहां स्पिंडल फाइबर को क्या करता है, बांध देता है और बाइंड कर लेता है ट्यूब्यूलिन्स को। तो वो क्या होते हैं, अलग अलग पोल पर नहीं खिंच पाते हैं। और जब क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे नहीं खिंच पाते हैं तो जो सेल डिप्लॉयड होगी वो क्या होगी, टेट्राप्लॉयड हो जाएगी, चतुर्गुणित, तो द्विगुणित की जगह चतुर्गुणित हो जाएगी। क्योंकि तो इससे क्या होता है, पॉलीप्लाइड प्लांट्स वगैरह भी तैयार करते हैं कोलिसिन से। और ये प्राप्त किससे होता है, ये किस पौधे से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये प्राप्त होता है कोलिचिकम ऑटोमिनैली से प्राप्त होता है, कोलिचम ऑटोमिनैली से प्राप्त होता है। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंड या क्रोमोसोम डिवीजन। तो इसका हम सही आंसर क्या करेंगे, तो इसका हम करेंगे स्पिंडल का संगठन या फिर क्रोमोसोम कंडेंसेशन। इसका कार्य क्या करता है, तो ये क्या करता है, जो स्पिंडल का ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रभावित करता है। क्या करता है, क्रोमोसोम जो स्पिंडल का ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन एल्बुमिनिज इज डिटरमाइंड बाय। देखिए यही क्वेश्चन अभी हमने आपको यहाँ आपको ये बताया था, अगर आपसे देखा गया हो, एल्बुमिनिज्म। और ये किससे प्रभावित होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव से। चलिए क्वेश्चन की तरफ, हमने कहा था इसीलिए ये क्वेश्चन आएगा, इन ह्यूमन एल्बुमिनिज इज डिटरमाइंड बाय। तो किससे होता है, तो ये रिसेसिव जीन से होता है। किससे होता है, रिसेसिव जीन से। और रिसेसिव जीन्स के किस वाले से, तो ये ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन से, ये अप्रभावी जीन से होता है एल्बुमिनिज्म। ध्यान में आया, अभी अभी आपको पहले क्वेश्चन पे बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
which of the following sleeps most of its lifetime up to 17 years, stays awake for the about 5 weeks and dear dies। कहता 17 वर्षों तक सोता है और 5 सप्ताह तक वो जगता है और उसके बाद मर जाता है। इनमें से वो कौन सा है? कहता है 17 वर्षों तक सोता है और 5 सप्ताह के लिए वो एक्टिव होता है और मर जाता है। कौन है? कहता है एफिड है, सिकाडा। कौन है? सिकाडा। 112 में ऑप्शन क्या सही करेंगे? सी, सिकाडा है। ड्रैगन फ्लाई तो आप सबने देखी होगी, बरसात में हेलीकॉप्टर की तरह उड़ा करते हैं, वो ड्रैगन फ्लाई कहलाता है। ग्रॉस हॉपर तो टिड्डी आप सब जानते हैं, एफिड आप सब जानते हैं, तो सिकाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साकैंथ। अभी हमने आपको बताया था हेक्साकैंथ है। हेक्साकैंथ में हमने आपको बताया था कि 6 कंटिकाएं पाई जाती हैं इस तरह से, हेक्साकैंथ लार्वा, और ये टीनिया सोलियम का लार्वा है। 6 हुक्ड एम्ब्रियो, हुक वाला भ्रूण है जिसमें 6 हुक पाए जाते हैं, वो वाला भ्रूण है। टीनिया सोलियम में पाया जाता है, अर्थात फीता क्रम में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? बी को। फाइब्रोब्लास्ट कैन मूव ओवर। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो कहाँ मूव करती हैं? हम आपको बता दें कि जो फाइब्रोब्लास्ट होती हैं वो क्या होती हैं? फाइब्रोब्लास्ट वो सॉलिड सरफेस पर मूव करती हैं। कहाँ करती हैं? और ये क्या करता है? ये मैट्रिक्स कोलेजन का सिक्रीशन करती हैं। ये मैट्रिक्स और कोलेजन का सिक्रीशन करती हैं, सॉलिड पे मूव करती हैं। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट टिश्यूज वुड बी एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैलोजन। इनमें से प्राय वह कौन सा वर्टिब्रेट का टिश्यू है जो कैलोजन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? कहता मसल्स या नर्व्स या लीवर या टेंडन। टेंडन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो टेंडन में सबसे ज्यादा कैलोजन पाया जाता है। तो 115 में सही करेंगे। लीवर तो आप सब जानते ही हैं, इनको बताने, मसल्स जानते हैं, नर्व्स जानते हैं, टेंडन भी जानते हैं। तो सबसे ज्यादा टेंडन में पाया जाता है। तो 115 का ऑप्शन सी हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सी वाटर fish compared to freshwater fish faces less drag during swimming because। कहता मीठे जल की मछली की तुलना में समुद्र वाली मछली को कम मेहनत करनी पड़ती तैरने के लिए, क्योंकि जो घर्षण होता है वो कम करना पड़ता है। किस कारण ऐसा है? कहता है समुद्री पानी में लवणता मीठे जल की अपेक्षा अधिक होती है। जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। तो इसका 116 का हम सही क्या करेंगे? तो बी करेंगे कि मीठे जल की अपेक्षा समुद्री जल में नमक ज्यादा होता है तो घनत्व अधिक होता है, इसलिए। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लो रीजनरेशन कैपेसिटी। इनमें से वो कौन सा जीव है जिनमें रीजनरेशन की हिंदी होती है पुनरुद्भवन, यानी जैसे उंगली कट गई, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? जैसे छिपकली है, छिपकली की पूंछ में पुनरुद्भवन पाई जाती है। छिपकली की पूंछ कटी नहीं कि उसकी जगह नई पूंछ का आ जाना, ये कहलाता है पुनरुद्भवन। हम लोगों के लीवर में होता है, अगर लीवर कहीं डैमेज होता है तो अपने आप को रिपेयर कर लेता है, ये है पुनरुद्भवन। चिड़िया की चोंच में होता है पुनरुद्भवन, तो ये है। तो इसमें कैसा कहता है? एंडोपैरासाइटिक फ्लैटवर्म बिल्कुल पाया जाता है। प्लेनेरिया में तो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ट्यूनिकेट्स में कौन सा आता है? अब देखो सी स्क्विड आता है। क्या आता है? सी स्क्विड आता है ट्यूनिकेट्स में। अब पॉलीकीट्स सबसे कम जो पाया जाता है वो पॉलीकीट में पाया जाता है या पॉलीकीटों में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। सबसे कम की बात कर रहा है, ज्यादा की नहीं। सटल रिफर्स टू, सटल संवाहक संदर्भित होता है, किसके लिए संदर्भित होता है? क्या बताता है सटल वेक्टर? देखिए सटल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो यूकैरियोट्स में भी वर्क करते हैं और प्रोकैरियोट्स में। ये ई कोलाई में भी वर्क करते हैं, इश्चेरिचिया कोलाई में भी वर्क करते हैं, और यूकैरियोट्स में ईस्ट में भी वर्क करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को जिसे 2 या अधिक विभिन्न जातियों में प्रवर्धित किया जा सकता है। तो 118 का हम सही क्या करेंगे? डी, जिससे हम एक से अधिक यानी 2 या अधिक जातियों में उसको क्या कर सकते हैं? कल्चर करा सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सटल वेक्टर।
ऑप्शन डी सही है। हमने इसका एग्जाम्पल भी बताया कि ई कोलाई और किस में काम करता है, ईस्ट में। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा वेक्टर है जो ई कोलाई और ईस्ट दोनों में कल्चर हो सकता है, तो वो आया है सटल वेक्टर। कौन सा है, सटल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर ए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विशिष्ट एंटीबॉडी होती हैं। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं और वो विशिष्ट होती हैं। वो किसके लिए, सिंगल एंटीजन, एकल प्रतिजन के लिए। किसके लिए होती हैं, एकल। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हाइब्रिडोमा टेक्निक से बनाई जाती हैं। किससे बनाई, हाइब्रिडोमा टेक्निक से बनाई जाती हैं, जिसमें कार्सिनोजिनस सेल्स लेते हैं, उससे बनाई जाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 70 बीटा एस्ट्रॉइडियल 17 बी एस्ट्रॉइडियल में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है। आखिर ये होता क्या है, ये भी हम आपको बता दें। तो ये हार्मोन जो हमारे में पाया जाता है, कौन, एस्ट्रोजन, उसका ये कंपाउंड है। 17 बीटा एस्ट्रॉइडल जो होता है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन पाया जाता है, एस्ट्रोजन, उसका ये कंपाउंड है। फार्मूला इसका जो अगर हम देखें तो होता है C18H24O2। तो कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है, 18। तो ऑप्शन हम लगाएंगे इसमें जो 17 बीटा एस्ट्रॉइडल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है वो 18 होती है। क्या होती है, 18। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, हमसे जुड़िए और मैं वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन श्योर होगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।